हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत होगी। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमें एक लाइन लिखनी थी ml प्लस mc डेल्टा टी प्लस ml। क्वेश्चन हो चुका, बहुत ईजी है, 10 सेकेंड में कर लोगे। यहाँ पे L जो है वो मेल्टिंग की लेटेंट हीट है, यहाँ पे वेपोराइजेशन की बाष्पन की। कैसे? देखो, जब हमारी आइस होगी तो पहले आइस हमारी वाटर बनेगी, यानी कि अपनी अवस्था परिवर्तित करेगी, तब हम ml लगाएंगे। बिकॉज अभी गल रही थी तो यहाँ पे लेटेंट हीट गलन की रखेंगे। फिर जब पानी बन जाएगा, फिर पानी 0 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुँचने में इतनी वो करेगा। फिर जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, फिर वो वेपोराइज होगा, मतलब फिर भी अवस्था परिवर्तन करेगा क्योंकि द्रव से गैस बनेगा। तब फिर ml लगाएंगे। अब की बार यहाँ पे वेपोराइजेशन वाली लेटेंट हीट रख देंगे। बस इतना इजी था। अब m 1 ग्राम है, इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है? 80 ग्राम कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। m 1 c स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 होती है, डेल्टा टी। अब 0 डिग्री से 100 डिग्री पे बनाना है, तो अब तापमान में परिवर्तन कितना हुआ? 100 माइनस 0 यानी कि 100 प्लस m 1। और अब की बार बाष्पन की गुप्त ऊष्मा रखनी है। बाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 540 होती है। वैसे कई लड़के यहाँ पे 536 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो नियरली आपका ऑप्शन ए मिलेगा। लेकिन अगर आप 540 रखोगे, और देखो इस सवाल में टफ जैसा कुछ नहीं है, बस टफ उनके लिए हो जाता है जिनको ये नहीं पता कि गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। अब जोड़ लो, 540 और 100 640, 640 में 80 जोड़ोगे तो 720 कितने ईजिली मेरा आ गया। ठीक है। अब देखो, इसमें चैलेंज क्या था कि हमें पता हो कि जो आइस की जो मेल्टिंग की लेटेंट हीट होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, और वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट होती है वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। और सेकंड थिंग ये कि जब अवस्था परिवर्तन होती है, यानी कि जब हमारा यहाँ पे हमने देखा आइस से वाटर बना, तब ml लगाया। फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना होता है, तब mc डेल्टा टी। फिर जब वाटर हमारा 100 डिग्री से हमारा वेपोराइज हुआ, मतलब फिर अवस्था परिवर्तन हुआ, तो ml लगाना है। तो ये था क्वेश्चन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लोटिंग बॉडी के लिए हमारा उसका मेटा सेंटर कहाँ होना चाहिए? तो देखो, मेटा सेंटर पे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मेटा सेंटर वैसे अगर समझने की कोशिश करो, वैसे तो फैक्ट है, लेकिन जैसे हमारे जो पानी के जहाज होते हैं, सपोज हैं, ठीक है, वो फ्लोट कर रहा है और इतना पार्ट उसका इमर्स है वाटर में, और अगर वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करा जाए तो आपको पता है ऐसे 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 फ्लोट करने लगेगा। तो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करा जाएगा, तो उसका जो मेटा सेंटर होता है वो स्थायित्व के लिए होता है, मतलब उसकी स्थायित्व समझते हो ना, उसको बैलेंसिंग के लिए होता है। वो हमारा जहाँ पे हमारा ग्रेविटी का जो सेंटर होता है उससे एबव होगा हमेशा। ठीक है। यानी कि तैरती वस्तु के गुरुत्व केंद्र के ऊपर, यानी कि जो उसका ग्रेविटी सेंटर होता है उसके ऊपर होता है, ना कि नीचे। ठीक है। अब आप याद रखना मेटा सेंटर क्या होता है, कहाँ पे होता है। और भी डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं जैसा कि हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि कोई फैक्ट है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके गूगल करके एक बार अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक है। एक टीचर का काम होता है आपको एक गाइडेंस देना प्रॉपर। अब आपको ही एफर्ट लगाने हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। आप सोचते हो मैं सिलेक्शन करा दूंगा, तो आपको पेपर में लिख के आना है, आपको परफॉर्मेंस करना है। मैं आपको एक पाथ दिखा सकता हूँ कि इस पाथ पे आपको चलना है। एक आवेशित कण v वेलोसिटी से एक समान मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है। कण पर लगा जो मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल होगा, वो क्या होगा? जीरो तो होगा, लेकिन क्या ऑलवेज जीरो होगा? या जब जीरो होगा जब वो 45 के एंगल पर झुके होंगे v और b, और जब जीरो होगा जब v और b परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे? तो देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा जिनका परफेक्ट रिवीजन होगा, सारी सीरीज़ को मेरी को फॉलो कर रहा होगा, उसके दिमाग में कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते ही एक चीज़ हिट हो जाएगी कि सर ने बताया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्या बताया था? क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम देखें v, अब जीरो होने के लिए आपका v और b साइन थीटा, पैरेलल के लिए ही तो अगर साइन थीटा, हमें यहाँ पे ये पूरा जीरो करना है, मतलब यहाँ पे साइन 90 का मान जीरो तो होता नहीं है। कितने का मान होता है? साइन 0 का मान जीरो होता है। अब साइन जीरो तो 90 के लिए पर लंबवत कट गया, ऑलवेज जीरो तो होता नहीं है, ये भी कट गया। अब देखो, जब समांतर होंगे तो समांतर मतलब पैरेलल, और पैरेलल में जो एंगल होगा वो कितना होगा? जीरो। और जीरो एंगल होने के लिए साइन 0 का मान होता है कितना? जीरो। तब हमारा फोर्स जीरो हो पाएगा, यानी कि v और b बोथ आर पैरेलल। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, कुल ऊर्जा होगी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डिस्प्लेसमेंट के, फ्रिक्वेंसी के, या फिर आयाम के, स्क्वायर के, या फिर उसके वेलोसिटी के? तो देखो, क्या होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो ओमेगा की वैल्यू तो हो जाएगी 2π/t। वो छोड़ो, हमें याद ये रखना है कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि आयाम के वर्ग के। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने सारे ही केसेस बताए हैं, जिसमें आपको कई बार कहता है कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा हो तब ई क्या होगा या स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जिसमें आपका गतिज ऊर्जा 3E/4 ये दो रिजल्ट, और जो आपकी स्थितिज ऊर्जा E/4 ऐसे जो दो रिजल्ट थे, वो वाला वीडियो आई विश कि आपने देखा हो, क्योंकि उससे बहुत हेल्प होगी आपकी एग्जाम। 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गतिमान एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो इसका द्रव्यमान यानी कि इसका मास कितना होगा। तो एक बात बताओ, अगर गतिमान है यानी कि उसकी ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जा होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। अब गतिज ऊर्जा कितनी है, 125 जूल। हम इसकी जगह पे 125 जूल लिख सकते हैं, 1/2 इंटू मास हमें फाइंड करना है वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखो 25 से इसको कट करेंगे तो 5 बार कट जाएगा, और 2 का इधर गुणा होगा तो 10 किलोग्राम आ जाएगा मास। तो वैसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के क्वेश्चन ऑफनली बनते हैं। जैसे सपोज वो कह रहा है कि एक पक्षी है जो आसमान में उड़ रहा है, उसमें ऊर्जा होगी, ऑप्शन होंगे गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें बोथ होती हैं। अगर कोई पक्षी है वो उड़ रहा है तो उसकी पोजीशन की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और उसकी जो मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो एक द्रव ऐसे फ्लोट कर रहा है कि कैसे देखो, एक द्रव जो है वो ऐसे एक द्रव में ठीक ऊपर तैर रही है जिसका डेंसिटी वस्तु के डेंसिटी के इक्वल है। ये शब्द यहाँ पे पूरा क्वेश्चन का तख्ता पलट कर देता है कई बार। यदि वस्तु को थोड़ा नीचे दबाकर छोड़ देंगे तो वो सीधा बॉटम तक डूब जाएगा, क्योंकि वो इक्वल था उसके। एबव या बिलो का केस होता कम ज़्यादा का, तो फिर वो केस अलग हो जाते कि कई बार डूबता है, कई बार ऊपर फ्लोट करता है, कई बार अपनी उस सिचुएशन में आ जाता है तो इनिशियल में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए तली में डूब जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है डेंसिटी पे उसी का। देखो अब मैं एक बर्फ़ का डेंसिटी 920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। यदि समुद्री जल का डेंसिटी 1030 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो बर्फ़ के टुकड़े का समुद्री जल के ऊपर कितना वॉल्यूम है लगभग। देखो इसको डिटेल में नहीं कराऊंगा, आप थ्रस्ट फोर्स जो है उससे आप डिटेल में करोगे, वी रो जी और वी माइनस एक्स रो जी को इक्वेट करके। मैं आपको बताऊंगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, आपको लिखना है 920। आप कहोगे कि यार ये क्या है, कोई लॉजिक नहीं, अननेसेसरी बातें बता रहे हो। तो यार कभी कभी अननेसेसरी बातें नेसेसिटी रखती हैं। अब ये जीरो काटोगे तो देखो ऊपर हमारा आएगा 92,000, नीचे आया 103। तो लगभग अगर नीचे 100 है तो 8 बार, तो पूरा 9 बार, लगभग 90 के अराउंड आ रहा है। ये तो आपको ऑब्वियस है कि दिख रहा है। तो इन्होंने अप्रॉक्स वैल्यू ही पूछी है। ठीक है, लगभग, तो अप्रॉक्स हमारा 89%। और यार मुझे आज कहीं जाना था, इसलिए मैं एक छोटा वीडियो अपलोड इसलिए कर देता हूँ क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। आप लोग कहते हो कि आपका एक वीडियो आ जाता है तो फिर मेरा पढ़ने में मन लगा रहता है, इसलिए मैंने वीडियो ये अपलोड कर दिया कुछ क्वेश्चंस लेके। वैसे मुझे आज बाहर जाना था कुछ ज़रूरी काम से, इसलिए वीडियो का लेंथ कम है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना, और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना जितना आप यूजुअली देते हो। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गतिमान कार है, उसमें जब ब्रेक लगाया गया तो 8 मीटर जाके वो रुक गई। अब क्या किया गया, अगर वेलोसिटी हमने डबल कर दी, 60 कर दी, तो ब्रेक लगाने पर क्या दूरी भी डबल हो जाएगी या फिर 24, 32, 12। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। मैं कल इसका एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसको आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, आपको ट्रेडिशनली नहीं जाना है कि आप ट्रेडिशनली करने लगो और 1 मिनट वेस्ट करके आप पूरा v² = u² - 2as से पूरा लगाओ। मैं ट्रिक बताऊँगा कल, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और आज यार वीडियो नहीं आ पाया है बड़ा, तो उसके लिए आप पुराने कोई वीडियो देख लेना। मैं कम्युनिटी पर एक अच्छे से वीडियो की लिंक दे दूँगा। जय हिंद।